केयर गिविंग जिसको हम निगहदाश्त फराहम करना भी उर्दू में कह सकते हैं, और केयर टेकिंग यानी किसी का निगरान खुद को मुकर्रर कर लेना, ये दो मुख्तलिफ रवैये हैं जो कि हमें नज़र आते हैं। अभी आपने शुरू में जैसे बातचीत की कि मुख्तलिफ बीमारियों में दूसरे को कोई मदद फराहम करने के या निगहदाश्त फराहम करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, लेकिन जब हम केयर गिविंग और केयर टेकिंग की बात करते हैं तो ये किसी भी डिजीज़ में हमें पैरेलल चीज़ें नज़र आ सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर घर में किसी को फालज हो जाता है तो वो उसको भी केयर टेकिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी उसकी हर चीज़ खुद करने की तरफ जा रहे होते हैं। केयर गिविंग, जब भी कोई केयर गिवर होता है तो वो छोटी छोटी चीज़ें दूसरों के लिए करके अच्छा महसूस करता है। जैसे अगर किसी को बुखार है तो वो पहला शख्स होगा जो कि आपके लिए सूप लेकर खुद जाए या सूप भेज दे, या आपको कोई गुड लक नोट, आपने कोई एग्ज़ाम देने जाना है तो कोई गुड लक नोट जो है वो आपके सेल फोन पे भेज दे। इसके अलावा आपके लिए कोई ऐसी चीज़ें करने की तरफ जाए जिससे आपको कोई अच्छा महसूस हो। अगर आप सैड हैं या उदास हैं तो वो आपको कहे कि चलो मैं मूवी पे लेकर चलता हूँ, या चलें मूवी देखने चलते हैं, या कोई लंच करते हैं, या आउटिंग का कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये एक बेसिकली केयर गिविंग है जिसमें हम दूसरे को उन लम्हों में जहाँ पे उसको कोई मुश्किल परेशानी होती है तो हम कुछ ना कुछ निगहदाश्त फराहम करते हैं। दूसरा एक फिनोमिनन है जिसको हम केयर टेकिंग कहते हैं। केयर टेकिंग से मुराद है कि खुद को किसी का निगरान मुकर्रर कर लेना, और ये जिम्मेदारी कोई और आपको नहीं देता बल्कि आप खुद ही अपने कंधों पे एज्यूम करते हैं और उसको उठा लेते हैं। सो केयर टेकिंग जब कोई करता है तो उसमें डिफरेंस ये है कि वो ऐसे काम करने के लिए जाएगा जो दूसरा खुद भी अपने लिए कर सकता है, जबकि केयर गिविंग में जब हम बात करते हैं तो हम दूसरों के लिए ऐसे काम करते हैं जो वो खुद नहीं कर सकते। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं एक सादा सी मिसाल से समझाना चाहूँगी कि जैसे अगर कोई माँ एक 2 साल के बच्चे को जूता पहनाती है, कपड़े पहनाती है, कॉम करती है, तो ये केयर गिविंग है, ये उसकी निगहदाश्त की जा रही है। लेकिन अगर वही बच्चा 7 साल का है और वो जूता खुद पहन सकता है लेकिन फिर भी माँ उसको जूता पहनाती है, कपड़े खुद पहनाती है, उसके बाल खुद बनाती है, तो ये बेसिकली केयर टेकिंग करना है कि उसको अब खुद को निगरान मुकर्रर कर देना उस बच्चे का जो कि खुद से वो सारी चीज़ें कर सकता है। केयर गिविंग जिसको हम निगहदाश्त फराहम करना भी उर्दू में कह सकते हैं, और केयर टेकिंग यानी किसी का निगरान खुद को मुकर्रर कर लेना, ये दो मुख्तलिफ रवैये हैं जो कि हमें नज़र आते हैं। अभी आपने शुरू में जैसे बातचीत की कि मुख्तलिफ बीमारियों में दूसरे को कोई मदद फराहम करने के या निगहदाश्त फराहम करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, लेकिन जब हम केयर गिविंग और केयर टेकिंग की बात करते हैं तो ये किसी भी डिजीज़ में हमें पैरेलल चीज़ें नज़र आ सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर घर में किसी को फालज हो जाता है तो वो उसको भी केयर टेकिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी उसकी हर चीज़ खुद करने की तरफ जा रहे होते हैं। केयर गिविंग, जब भी कोई केयर गिवर होता है तो वो छोटी छोटी चीज़ें दूसरों के लिए करके अच्छा महसूस करता है। जैसे अगर किसी को बुखार है तो वो पहला शख्स होगा जो कि आपके लिए सूप लेकर खुद जाए या सूप भेज दे, या आपको कोई गुड लक नोट, आपने कोई एग्ज़ाम देने जाना है तो कोई गुड लक नोट जो है वो आपके सेल फोन पे भेज दे। इसके अलावा आपके लिए कोई ऐसी चीज़ें करने की तरफ जाए जिससे आपको कोई अच्छा महसूस हो। अगर आप सैड हैं या उदास हैं तो वो आपको कहे कि चलो मैं मूवी पे लेकर चलता हूँ, या चलें मूवी देखने चलते हैं, या कोई लंच करते हैं, या आउटिंग का कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये एक बेसिकली केयर गिविंग है जिसमें हम दूसरे को उन लम्हों में जहाँ पे उसको कोई मुश्किल परेशानी होती है तो हम कुछ ना कुछ निगहदाश्त फराहम करते हैं। दूसरा एक फिनोमिनन है जिसको हम केयर टेकिंग कहते हैं। केयर टेकिंग से मुराद है कि खुद को किसी का निगरान मुकर्रर कर लेना, और ये जिम्मेदारी कोई और आपको नहीं देता बल्कि आप खुद ही अपने कंधों पे एज्यूम करते हैं और उसको उठा लेते हैं। सो केयर टेकिंग जब कोई करता है तो उसमें डिफरेंस ये है कि वो ऐसे काम करने के लिए जाएगा जो दूसरा खुद भी अपने लिए कर सकता है, जबकि केयर गिविंग में जब हम बात करते हैं तो हम दूसरों के लिए ऐसे काम करते हैं जो वो खुद नहीं कर सकते। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं एक सादा सी मिसाल से समझाना चाहूँगी कि जैसे अगर कोई माँ एक 2 साल के बच्चे को जूता पहनाती है, कपड़े पहनाती है, कॉम करती है, तो ये केयर गिविंग है, ये उसकी निगहदाश्त की जा रही है। लेकिन अगर वही बच्चा 7 साल का है और वो जूता खुद पहन सकता है लेकिन फिर भी माँ उसको जूता पहनाती है, कपड़े खुद पहनाती है, उसके बाल खुद बनाती है, तो ये बेसिकली केयर टेकिंग करना है कि उसको अब खुद को निगरान मुकर्रर कर देना उस बच्चे का जो कि खुद से वो सारी चीज़ें कर सकता है। अच्छा, केयर टेकिंग की जब भी हम बात करेंगे तो ये नेगेटिव टर्म है, ठीक।
केयर गिविंग की जब हम बात करते हैं तो ये कोई पॉजिटिव टर्म है। जैसे हमने पहले भी बताया कि केयर गिविंग से मुराद है कि आप किसी के लिए कोई ऐसा काम करते हैं जो वो खुद नहीं कर सकता और आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। केयर टेकिंग से मुराद है कि आप किसी के लिए कोई ऐसा काम करते हैं जो वो खुद करने के काबिल है, लेकिन आपके जज्बात जो हैं वो उसको काम वो करना अलाउ नहीं कर रहे, और आपका ख्याल है कि इसको कोई निगरानी जो है वो प्रोवाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये आपने खुद ही उठा ली क्योंकि घर पे और कोई उस पेशेंट को रेस्क्यू करने के लिए नहीं था। तो आपने ग्रेजुअली उसको जब रेस्क्यू करना शुरू किया तो आपके अंदर ये इंस्टिंक्ट जो है ये ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई, और फिर ग्रेजुअली आप ऐसी बड़ी सारी चीज़ों को लॉस करते हुए नजर आते हैं। दो बड़े ही ताकतवर मोटिवेटर्स हैं इंसानों की ज़िंदगी में, एक जिसको हम पेन अवॉइडिंग कहते हैं, पेन को अवॉइड करना, और दूसरा रिवॉर्ड की तरफ जाना, प्लेयर सीकिंग बिहेवियर है। अगर हम गौर करें तो जिस घर के अंदर नशे की बीमारी है उस घर के अंदर जो केयर टेकर्स हैं उनकी जिंदगी में हमा वक्त ये दो बिहेवियर या मोटिवेटर्स जो हैं ये हमें बरसरे पे कार नजर आते हैं। जो भी लोग इन रेस्क्यूइंग की तरफ जाते हैं या पेशेंट की ऐसी चीजें करने की तरफ जाते हैं जो कि वो खुद भी कर सकते हैं, तो बेसिकली वो पेन को अवॉइड करना चाह रहे होते हैं, और वो पेन उनके अपने जज्बातों की पेन होती है कि वो अपने तकलीफ दा जज्बात को जब पॉजिटिवली हैंडल नहीं कर सकते तो उन्हें लगता है कि मेरी बेचैनी तब खत्म होगी अगर मैं कॉल करके अपने प्यारे को पूछूंगा कि तुम कहाँ पे हो, और इस चीज को यकीनी बना लूंगा कि वो जिस जगह है वो उसके लिए सेफ जगह है, और वो कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे वो फ्रेंड्स के साथ बैठ के नशे कर रहा है। अगर उसको लगता है कि मैं अपने प्यारे को वहां से रात को 2 बजे उठाकर घर लाने में कामयाब हो जाऊंगा तो फिर मेरी बेचैनी खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली हम अपने जज्बात को जो पॉजिटिवली हैंडल नहीं कर सकते तो फिर हम ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जो कि बेसिकली रेस्क्यूइंग बिहेवियर हैं, और इसकी वजह से जब हम रेस्क्यू कर लेते हैं अपने पेशेंट को तो एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिलीफ हमें मिलता है। ये जो रिलीफ है ये बेसिकली हमारे लिए कोई बीइंग केयर टेकर एक रिवॉर्ड का काम करता है, और यही दो चीजें हैं जो कि हमें फिर इस सिलसिले को चलाए रखने में कामयाबी से मदद फराहम करती है। अच्छा, नशे की बीमारी जो है ये अनप्रिडिक्टेबल फैमिली के लिए होती है, क्योंकि फैमिली को इसके सिम्टम्स का पता नहीं होता, रवैयों का पता नहीं होता, नशे की बीमारी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिजास्टर आते हैं फैमिली को उनका पता नहीं होता। सो उनके लिए ये कोई अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। प्रिडिक्टेबिलिटी यही है कि वो उसको जो मसला है उसको मैनेज कर ले। मसला अब ये भी बाज़-औक़ात हो सकता है कि फैमिली को ये भी मुश्किल लगता है कि घर के अंदर अगर कोई बच्ची है तो वो ये नहीं चाहेंगे कि ये रातों को उठ कर कहीं से जाकर नशा ले, तो बाज़-औक़ात फादर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं कि वो जाकर नशा उसके लिए खरीद कर घर में लाकर उसको देंगे और कहेंगे कि तुम घर में बैठ के नशे कर लो लेकिन तुम बाहर नहीं जाओगी। तो बच्ची अब क्या चाह रही है, क्योंकि ऐसे में वो एक बार्गेनिंग की स्टेट आ जाती है। लेकिन पेरेंट्स के लिए तसल्ली की चीज क्या है कि ये घर के बाहर जाकर ऐसे लोगों से नहीं मिल रही जो कि नशा बेचने वाले हैं और वो बुरे लोग हैं। बच्ची के लिए तस्कीन क्या है कि मैंने नशा ही लेना है, चाहे मैं खुद जा कर लूं, अगर मुझे घर में बैठे मिल रहा है तो और बुरा क्या चीज। ठीक है, सो ये एक जो बार्गेनिंग की सिचुएशन है ये फैमिली को फिर उसी के अंदर ही इंगेज रखती है और वो कोई ऐसी हेल्प लेने की तरफ निकलने नहीं देती जो कि इनफैक्ट एक ट्रू हेल्प है, और वो हेल्प आप किसी ट्रीटमेंट की तरफ जाकर या कोई काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर जाकर ये सीख सकते हैं कि इस बच्ची को या बच्चे को सही तौर पे जो आपकी मदद है वो कैसे मिल सकती है, ताकि उस मदद से ना सिर्फ आप नशे की बीमारी को मैनेज करने में उसको हेल्प करें बल्कि जो नशों की जिंदगी है उससे भी उसको बहुत दूर ले। अच्छा, जहां हम बात करते हैं कि बीमार मोहब्बत के वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इनेबल करने की तरफ जाते हैं, वहाँ पे फियर एक अहम फैक्टर है, वहाँ पे शेम एक अहम फैक्टर है, इसके अलावा वहाँ पे गिल्ट एक अहम फैक्टर है। बहुत सारे पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को ये भी गिल्ट होता है कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उनका बच्चा जो है या उनका प्यारा जो है वो नशे का मरीज बना है या वो नशों की तरफ गया है। जैसे फर्ज करें अगर कोई फादर घर के अंदर ड्रिंक करते थे जब उनके बच्चे छोटे थे, तो बच्चे जब बड़े हुए उन्होंने भी ड्रिंक करना शुरू की लेकिन वो अल्कोहलिक बन गए, तो अब फादर इस गिल्ट में रहेंगे कि शायद मैंने अपने बच्चे को अल्कोहलिक बनना सिखा दिया या शायद मेरी वजह से मेरा बच्चा जो वो अल्कोहलिक बनने की तरफ गया। इसी तरह पेरेंट्स बच्चों की तरबियत में कोई भी कसर नहीं उठा रखते, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट चीज़ें उनके लिए मुमकिन है वो अपने बच्चों के लिए करें, लेकिन अगर बच्चे आगे चल के नशे की बीमारी में मुब्तला होते हैं तो ज़्यादातर पेरेंट्स इस गिल्ट में भी फिर चले जाते हैं कि शायद हम अपने बच्चों की तरबियत ठीक
کمپلیٹ نہیں کر Training میں سکے, کوئی ہم نے شاید ہم کمی بینگ کی. پیرنٹ فیل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح راستوں کی طرف لے جانے میں ان کے لیے کوئی اہم رول پلے کر سکیں. اگر کوئی بچہ پڑھائی نہیں کر رہا تو تب بھی پیرنٹس جو ہیں وہ اس گلٹ کے اندر جاتے ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ ایسا پیچھے کیا ہے جس کی وجہ سے بچے کا پڑھائی میں دل و چاٹ ہوا, یا وہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے اس بیڈ انوائرمنٹ سے یا اس برے چائلڈہڈ سے جس کا بچوں نے ایکسپیرینس کیا اور وہ نشوں کی طرف گئے. بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نشہ ایک بیماری ہے اور ایک فزیکل النس ہے. ہم زندگی میں کسی کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کریں یا ہم زندگی میں بعض اوقات اچھا سلوک اگر نہیں کر پاتے کچھ وجوہات کی بنا پہ, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہمارے پیاروں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پیاروں کو ڈائبٹیز نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا کوئی پیارا جو ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. بیماریوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں, بیماریاں ہم سے پوچھ کے نہیں آتی, بیماریاں ہر اس جگہ پہ موجود ہوتی ہیں جس بھی باڈی کے اندر پری ڈسپوزیشن اس کی موجود ہوگی, تو تھوڑی سی انوائرمنٹ کی سپورٹ ملنے سے بیماری جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ جائے گی. لیکن اگر کسی شخص کی باڈی کے اندر پری ڈسپوزیشن بیماری کی موجود نہیں ہے تو وہ چاہے کتنے ہی برے حالاتوں میں کیوں نہ رہے, وہ چاہے کتنے ہی نشوں کے اندر گھرا ہوا کیوں نہ رہے, اس کے اندر وہ بیماری جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی. بعض اوقات فیملی جو ہے وہ شیم کی وجہ سے بھی کیئر ٹیکنگ کا رویہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. اور شیم اس چیز کی ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ پتا چلا کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ جو ہے وہ یا بچی نشہ کرتی ہے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, سوسائٹی ہمارے بارے میں کیا سوچے گی, ہمیں وہ تانے دینے کی طرف جائے گی, وہ ہماری فیملی کو ایز اے فیملی جو ہے وہ ہول برا کنسیڈر کرنے کی طرف جائے گی. بعض اوقات ہم اس لیے بھی کیئر ٹیکنگ کو پھر جاری و ساری رکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں حالات کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کنٹرول میں نظر آتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس جو گھروندہ ہے اس کو گرنے سے بچا لیں گے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا. جیسے جیسے بیماری پروگریس کرتی جاتی ہے اسی طریقے سے ہمارے لیے تکلیف دہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, اور بعض اوقات کیئر ٹیکرز کے لیے چیزوں کو کنٹرول کرنا امپاسبل بھی ہو جاتا ہے.